हाँ तो बच्चों देखो, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5 सीबीएसई का, और चैप्टर नंबर 8 है आरबीएसई का। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ देखो बच्चों, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इतने ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल्स इसमें से आते नहीं है। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं बेसिकली, और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूलाज हमारे पास इसमें आएंगे, बाकी सब हमको रीड ही करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो देखो टॉपिक है हमारा नेचुरल मैग्नेट्स। तो किसको अपन नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं? एनी ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ निकल, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, और जो नेचर में हमें फाइंड हो जाते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, किसी भी कंडक्टर में जब हमने करंट फ्लो करवाया था, करंट फ्लो करवाने की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना था, जिसकी वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था। तो उसमें मैग्नेटिज्म का कारण था फ्लो ऑफ करंट। अब इस चैप्टर में हम नेचुरल मैग्नेट्स की बात करें जो कि नेचर में अपने आप हमें मिलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला अगर इसका देखा जाए तो होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो और ये मैग्नीशिया नाम की जगह पे हमें मिला था, और इनिशियली इसका नाम मैग्नेटाइट ही था, Fe3O4 जो आप देख रहे हैं। जैसे कि ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम इसे इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेचुरल मैग्नेट्स व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, ये हम हमेशा ही जानते हैं कि जब भी फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे किसी बार मैग्नेट को, तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। ठीक है, और इंडेफिनेट शेप के कारण जो भी नेचर में हमें नेचुरल मैग्नेट्स मिलती है, तो उनकी शेप और साइज इंडेफिनेट होती है, तो हम उनको प्रैक्टिकली इतना यूज में नहीं ले सकते। इसलिए हम साइंटिफिक यूज के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो कि खुद हम बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो देखो बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में क्या है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन लेबोरेटरी में बनाते हैं हम ही। मेड फ्रॉम आयरन, स्टील एंड निकल, आयरन, स्टील और निकल से इसको बनाया जाता है। व्हेन आयरन एंड निकल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज रब टू ए मैग्नेट, दे एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसे कोई भी आयरन या निकल के ऑब्जेक्ट्स को जब रब किया जाता है किसी मैग्नेट के साथ में, तो उनमें भी वो प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, दिस मैग्नेट्स में बी परमानेंट और टेम्परेरी। अब ये जो मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी। व्हेन मैग्नेट इज मेड फ्रॉम हार्ड स्टील एंड मैग्नेटिक एलॉयज, हार्ड स्टील से या फिर एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनसे अगर बनाया जाता है, तो देखिए इनमें अगर हमने रब करके मैग्नेटाइज्म इसके अंदर इंड्यूस्ड किया है तो काफी टाइम तक इसमें रहेगा। ऐसे मैग्नेट्स को हम परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं। सेकंड जो है हमारा वो आता है टेम्परेरी मैग्नेट्स। ये सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं, तो मैग्नेटाइज जब इनको करते हैं तो थोड़े टाइम तक ही इनमें मैग्नेटिज्म रहता है, फिर वो मैग्नेटिज्म अपने आप ही चला जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी देखो, आफ्टर सम टाइम इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को। मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। टेम्परेरी मैग्नेट्स का जो है मैग्नेटिज्म वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेटर, मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, इनमें इसको यूज किया जाता है। स्पेशली ये जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं हमारी, ये किससे बनाई जाती है? म्यू मेटल, ये स्टेलॉय। और डिजाइन ये तो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट है कि बार मैग्नेट हमने बनाई है, हॉर्स शू मैग्नेट बनाई है। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस की। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, देखते हैं बार मैग्नेट के पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी चीज को हम मैग्नेट की तरफ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट से। किसी भी चीज को नहीं, मतलब जो भी हमारे फेरस है, निकल है, कोबाल्ट है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अगर इसके पास में लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन पोल्स पे मैक्सिमम होगा, और जो सेंटर है बीच में है वहां पे मिनिमम होगा। ठीक है, किनको अट्रैक्ट करेगी? देखो लिखा हुआ है आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली वो किस डायरेक्शन में जाके रुकेगी? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स होती है। किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो अपने आप ही ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में वो रुक जाएगी। ये हम जानते हैं, लाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। नॉर्थ के पास नॉर्थ को ले जाएंगे, रिपल्शन होगा, नॉर्थ के पास साउथ को ले जाएंगे, अट्रैक्शन होगा। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डजंट एग्जिस्ट
मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही मिलेगी। देखो चार्जेस तो प्लस अकेला भी हो सकता है, माइनस अकेला भी हो सकता है, और प्लस माइनस को हम एक साथ मिला दे तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, जिसकी स्टडी हमने की थी। पर मैग्नेट कभी सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कि हम ऐसी मैग्नेट की बात करें, बार मैग्नेट की, जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों एंड्स पे हो, बीच में से मैंने काट दिया तो अब उसके पास सिर्फ नॉर्थ ही रह गया या सिर्फ साउथ ही रह गया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी हमारी मैग्नेट है उसके पास में हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे। मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट ही नहीं करती कि नॉर्थ पोल हो साउथ नहीं हो, या साउथ हो नॉर्थ नहीं हो, दोनों ही पोल होंगे हमेशा। मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करती है। और इंडक्टिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी पावरफुल मैग्नेट के कांटेक्ट में इसको लाया जाता है ना, ऐसे कोई भी पदार्थ, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिज्म है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर सकते हैं, तो और उनको कांटेक्ट में लाया जाता है किसी पावरफुल मैग्नेट के, तो उनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है ना। इंडक्टिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, देखो इंडक्शन में, चार्जिंग में, कि टच नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसको भी जब किसी पावरफुल मैग्नेट के कांटेक्ट में मतलब उसके पास में लाया जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिज्म आता है इसके अंदर, ठीक है ना, इंडक्शन के थ्रू, तो इसी को हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे, जैसे हमने कॉम को लेके गए पीसेज ऑफ पेपर के पास, पीसेज ऑफ पेपर तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थे तो भी अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि देखो हम जानते हैं इंडक्शन के थ्रू इसने माइनस एक तरफ इंडक्ट किए पीसेज ऑफ पेपर पे, प्लस एक तरफ किए, माइनस प्लस इंटरेक्शन हुआ तो अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब अट्रैक्शन तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकता है और प्लस माइनस के बीच में भी हो सकता है, पर रिपल्शन हमेशा प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने मैग्नेट में भी देखा कि रिपल्शन है वही हमें बताता है कि ये कौन सा एंड है, या ये जो मेटल हमारे सामने रखा हुआ है, क्योंकि देखो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगी और आयरन को भी अट्रैक्ट करेगी, पर आयरन एक सिंपल आयरन मैग्नेट थोड़ी होगा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो ये सबको ही करेगी। जैसे नॉर्थ के पास में साउथ लगे मैग्नेट का, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट तो उसको भी कर लेगी, और सिर्फ आयरन का कोई पीस लगे अट्रैक्ट तो उसको भी कर लेगी। पर आयरन और मैग्नेट में डिफरेंस है, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का भी हो जाता है और अट्रैक्शन तो अपोजिट पोल्स का भी हो जाता है, पर रिपल्शन हमेशा अपोजिट पोल्स का ही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सेम पोल्स का ही होगा। तो नॉर्थ के पास में अगर नॉर्थ लेके जाएंगे तभी रिपल्शन होगा, साउथ के पास में साउथ लेके जाएंगे तभी रिपल्शन होगा। तो ये हमने देखा बच्चों इसमें अच्छे से कि श्योरेस्ट अगर टेस्ट करना है कि वो आयरन है पीस जो हमारे पास यहाँ मैग्नेट है, तो हम रिपल्शन टेस्ट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ, देखो जैसे हमने देखा था प्लस माइनस हमारे दो चार्जेस होते हैं, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम ही होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसी तरीके से जो हमारी मैग्नेट है उस पर भी पोल स्ट्रेंथ सेम ही होती है। ठीक है, एक पे प्लस एम मानते हैं, एक पे माइनस एम। प्लस स्मॉल एम अपन मानते हैं नॉर्थ पोल की, और जो पोल स्ट्रेंथ माइनस स्मॉल एम है वो मानते हैं साउथ पोल की। ठीक है, और स्ट्रेंथ सेम ही होती है। नेक्स्ट देखो बेटा कुछ डेफिनेशंस जो कि रिलेटेड है मैग्नेट के साथ में, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं इसमें। मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेटिक एक्सिस, तो इसमें हमने देखा कि एक मैग्नेट रखी हुई है, आपको दिख रहा है डायग्राम में, साउथ और नॉर्थ दो पोल हैं। ठीक है, ए बी, ये जो एक्सिस इसके पोल्स को जोड़ने वाली लाइन से गुजर रहा है बीचों बीच से। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग बोथ द पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, देखो इफेक्टिव लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक पूरी लेंथ है ना। तो हम इसमें से जानते हैं कि मैग्नेट की तो ये लेंथ पूरी है, पर हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों कि जो साउथ पोल होता है और वो नॉर्थ पोल होता है वो बिल्कुल किनारे पे नहीं होता है, वो किनारे से थोड़े अंदर होते हैं। तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी है। ठीक है, जो कि हमेशा एक्चुअल लेंथ से कमी आएगी। एक्चुअल जो ज्योमेट्रिक लेंथ अपन को इसकी देखने को मिलेगी एक एंड से दूसरे एंड, वो इफेक्टिव लेंथ कभी नहीं होगी। इफेक्टिव क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होते हैं, एंड्स के बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते हैं, तो उनके साउथ और नॉर्थ के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ, जो कि एक्चुअल लेंथ से हमेशा कमी होगी। मैग्नेटिक मेरिडियन हमें किसे बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है कि ये जो हमारी मैग्नेट दे रखी है ना, अब इसका ये जो एक्सिस है इससे बीचों बीच देखो ऐसे वर्टिकल, देखना गौर से, ऐसे इस तरीके से, ऐसे वर्टिकल में कोई प्लेन रख दूं इसके एक्सिस पे, इस तरीके से वर्टिकल प्लेन, ये देखो ऐसे वर्टिकल प्लेन मैंने रख दिया, तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ लिखा हुआ इट इज एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। ठीक है ना, जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, देखो बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो हमने देखा ही था अभी, जो मैंने आपको बताया था स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, प्लस एम होगी नॉर्थ पोल की, माइनस एम होगी साउथ पोल की। और ये क्या है, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये एबिलिटी है उसकी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो अपन ने बेटा वहां क्या फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो इधर क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू एम बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो E की जगह तो B आ जाएगा और Q की जगह तो M आ जाएगा, M निकालेंगे तो F अपॉन B है ना, इसको रिलेट कर सकते हो F इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला से, Q की जगह M और E की जगह B। ठीक है, न्यूटन पर कूलम वहां पे निकली थी हमारी, क्या निकली थी, न्यूटन पर कूलम वहां पे यूनिट निकली थी, यहां पे निकाल सकते हैं न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला। M1 L1 T-2 फोर्स की डायमेंशन B की भी हमने निकाली थी, पुट करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ये मैंने बताया था तुम्हें, माइनस एम नॉर्थ साउथ पोल की प्लस एम जो है हमारे नॉर्थ पोल की। देखो कूलम्स लॉ हमारा मैग्नेटिक पोल्स के लिए भी दिया गया था, के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर जैसे कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दिया था। के की वैल्यू अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और जो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ आर कैप और लगा देंगे अपन फॉर्मूला में साथ में। ठीक है, हमेशा मतलब जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे दो भी मैग्नेट्स हैं उनको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमेशा ये फोर्स लगता है। तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसे ये पर कुछ अंतर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से माइनस पे जाती है, माइनस से प्लस पे कभी नहीं आती। ठीक है, प्लस से निकलती है और माइनस पे आती है, पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ध्यान रखना बच्चों, याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना, याद रखना, अभी डायग्राम भी अब मेरे पास आएगा। अभी मैग्नेट से बाहर साउथ से नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो क्लोज लूप बनाती है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बेटा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में भी अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि कभी भी दो लाइंस फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन होगी। एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नियर मैग्नेटिक फ्लक्स, अब वो भी हम जानते हैं, जहां से फ्लक्स निकलती है वहां पे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। देखो आर स्क्वायर अपॉन में आता है ना, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट में हमें क्या देखना है, न्यूट्रल पॉइंट की देखो ऐसा कोई जगह जहां पे अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो फ्रीली सस्पेंड करने के कारण अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं, उन्हीं पॉइंट्स को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स। देखो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और न्यूट्रल पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब देखो इस कंडीशन के अंदर अगर कंपास नीडल को प्लेस किया जाए तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो देखो बेटा हम कुछ भी नहीं बता सकते, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है ना, इट कैन स्टे इन एनी पोजीशन न्यूट्रल पॉइंट पे, क्योंकि फील्ड तो होगा नहीं तो वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली रुक सकती है। आप ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, नहीं, न्यूट्रल पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में वो रैंडमली अपने आप ही रुक जाती है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस हमने देखा इसके अंदर की न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ बन सकते हैं। पहला देखो, मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब देखो हमने देखा कि यहाँ पे अर्थ का ये अलग से मैंने बना दिया साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। हमेशा ध्यान रखना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होगा ना वहां से साउथ, ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अर्थ की जाएगी। क्यों, इसका कारण भी बता देता हूं। देखो बेटा अगर हम अर्थ को मैग्नेट माने तो जहां पे जो साउथ रखा है ना ज्योग्राफिक, वहां पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होगा, और जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां अर्थ के मैग्नेट का साउथ होगा, तो नॉर्थ से साउथ जाएगी ना लाइन। ठीक है, इसलिए तुम याद रखो कि ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा होगी। तो ये लाइन तो हमेशा इधर से ऐसे जाएगी। अब हमने कोई बार मैग्नेट सस्पेंड की, दिख रहा है,
तो ये गई नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेट से बाहर की तरफ, और मैग्नेट से अंदर तो साउथ से नॉर्थ आती है, अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्थ से साउथ जब ये गई बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो देखो यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कैंसिल होके जीरो नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो इसकी बार मैग्नेट की वजह से वो नॉर्थ पे जाएगी, फिर साउथ पे ऐसे एंटर करेगी, तो जहां से ये एंटर करेगी वहां पे ये वापस घूमेगी, जहां पे ये घूमेगी वहां पे देखो इनकी डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो गई, अर्थ की तो ऐसे ही इनके अपोजिट हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों फील्ड लाइन से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। नीचे भी देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमारी कैसे जाती है हमेशा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पे जो नॉर्थ होगा वहाँ से वो एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो सॉरी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी, ये डायरेक्शन हमने गलत बना दी है, ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई साउथ पे अंदर आती हुई, तो देखो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन बाहर निकलेगी और यहाँ पे ये तो ऊपर की तरफ जाते हुए तो अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें जो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे वो मैग्नेटिक एक्सिस पे ही मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्शन। अब दूसरे वाले डायग्राम हम देखते हैं। दूसरे वाले डायग्राम में हमने क्या देखा, इस बार साउथ पोल हमने नीचे कर दिया, नॉर्थ ऊपर कर दिया, ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखो साउथ से नॉर्थ से साउथ पे चलती है हमारी, ठीक है, और फिर नॉर्थ पे हमारी एंटर करती है और हमारी साउथ पोल पे बाहर निकलती है। देखो डायग्राम्स में थोड़ी शायद मिस्टेक है, तुम जानते हैं यहाँ पे ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से चलेगी, जबकि अर्थ की तो हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगी, बीच में डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इधर, इनकी जस्ट अपोजिट, तो इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, इस बार में एक्सियल लाइन पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैग्नेट को अगर हम डाइपोल माने, अगर मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट तो डाइपोल होगी, सिंगल पोल में तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमारी, तो हम जानते हैं कि कभी भी दो इक्वल और अपोजिट पोल्स स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डाइपोल। और साउथ और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट में पास पास में रखे होते हैं, इसलिए मैग्नेट को हम डाइपोल भी मानते हैं। अगर ये डाइपोल है तो इसका कोई डाइपोल मोमेंट भी होगा। देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था पिछले चैप्टर में, है ना, पिछले चैप्टर में हम फोर्थ देखा था, जब किसी सर्कुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना, किसी करंट कैरिंग लूप को, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा जो भी है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा था तो PE साइन थीटा हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा मान लो, देखो साइन अल्फा, ठीक है, मैच कर गए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E। NIA की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, P क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो NIA क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं जब ऐसे सर्कुलर लूप में जा रहा है कहीं भी, ठीक है ना, करंट इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाला जहाँ से हम ऊपर से देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उस साइड को हम मानेंगे नॉर्थ पोल, पर देखो जस्ट इसके नीचे से अगर हम देख रहे होंगे तो ये हमें उल्टा फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, जस्ट इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ हमें दिखाई देगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो हम उसे बोलेंगे साउथ पोल। तो देखो एक पतला सा वायर जिसमें अगर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो भी उसमें दो पोल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, और डायरेक्शन के लिए देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ। डाइपोल मोमेंट हमने NIA को बोला जहां पे N नंबर ऑफ टर्न्स थे, I करंट, A एरिया, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये M हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, NIA किसी सर्कुलर लूप के लिए A की जगह πr² हम इसका एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर ये एक सर्कुलर लूप के लिए है, करंट कैरिंग लूप के लिए,
अगर बच्चों ये एक बार मैग्नेट होती तो ये सर्कुलर तो नहीं होती, तो एरिया तो नहीं निकाल सकते थे। बार मैग्नेट की तो लेंथ होती, तो हम एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम को, एम इंटू एल। डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो Q की जगह M, ठीक है ना, और सॉरी 2AQ, और 2A की जगह लेंथ जो हमने लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसको कन्वर्ट करके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे हमने लिखा था 2AQ, तो 2A की जगह L लिखा हुआ है और Q की जगह M लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा बार मैग्नेट का, ठीक है बच्चों। M यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, L है साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ। यूनिट मैंने आपको बताई दी थी, आई की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, इसी तरीके से मैग्नेटिक की साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ नहीं होती है। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देखें, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा होगा हमारा, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे रोटेट कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों, प्लस जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर है इसका मतलब, और न्यूक्लियस में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से क्या बनता है, न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये अपर वाला फेस देखो, किसी भी चीज में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, हम अच्छे से जानते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इसको अपन क्या मानेंगे, नॉर्थ पोल, और इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ से देखेंगे तो साउथ पोल। और जो इलेक्ट्रॉन है देखो ऐसे तो ऑर्बिटल मोशन तो कर ही रहा होता है, स्पिनिंग मोशन भी करता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने ही एक्सिस पे, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ तो घूम ही रही है, अपने एक्सिस पे भी रोटेशन कर रही है, अपने एक्सिस पे भी रोटेशन कर रही है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, अपनी पोजीशन पे भी चारों तरफ घूम रहा है। इस घूमने के कारण भी क्या बनता है, यहाँ पे करंट बनता है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो दो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से, कि स्पिनिंग मोशन की वजह से, इस रोटेशन की वजह से। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो अपना स्पिन करते रहते हैं, तो सबका स्पिन मोशन ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा उसका सम, ठीक है। स्पिनिंग मोशन की वजह से ज्यादा ये करंट बनाता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, दोनों की ही वजह से बनाता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम देखें, जैसे स्पिन इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, इसके जस्ट अपोजिट साउथ पोल, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेट का भी सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन जब भी चार्ज फ्लो होता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता ही है। करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये तो 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला, जब कोई चीज सर्कुलर रोटेट कर रही होती है तो 2 पाई, टोटल 2 पाई में घूम सकती है वो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ले तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा तो हम जानते ही हैं। देखो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वी लीनियर वेलोसिटी दोनों में रिलेशन होता है, हम जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा v अपॉन आर, ठीक है। टी की जगह अपन ने लिख दिया 2 पाई, टी की जगह हमने क्या लिखा 2 पाई, ये लिखा हुआ है। ओमेगा की जगह क्या लिखा v अपॉन आर, तो v आर अपॉन के अपॉन में था तो ऊपर चला गया 2 पाई आर अपॉन v, ठीक है। आई की जगह में क्या लिखना है, q अपॉन टी, q तो अपन ने निकाल लिया है, q तो q है, और t अपन ने निकाला 2 पाई आर अपॉन v, तो अपन ने लिखा 2 पाई आर अपॉन v, v अपॉन के अपॉन में था ऊपर चला गया तो qv अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये तो हमने आई निकाला। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर लूप के लिए, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो टर्न तो हमने देखा उसमें एक ही था डायग्राम में, तो एन तो 1 हो गया, तो आई इंटू ए, आई की जगह हमने क्या लिखा क्यू अपॉन 2 पाई आर, और ए एरिया की जगह हमने क्या लिखा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर लूप था, ठीक है ना, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा क्यू वी आर अपॉन 2, क्या बचा क्यू वी आर अपॉन 2। अब ये तो हमने निकाला, देखो ये हमने क्या निकाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, एम निकाला। अब जो एंगुलर मोमेंटम है इसका, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, 11th क्लास में पढ़ा था, एम वी आर, ठीक है ना। देखो आर और वी जो वेलोसिटी होती है, देखो यहाँ से अगर मैं रेडियस खींचूं, यहाँ से मैं कोई भी रेडियस खींचूं तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट खींचूंगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, तो कोई भी टेंजेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी वो आर के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगी, आर के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगी। तो आर और वी के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, क्रॉस को सोल्व करूंगा तो साइन आएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो एम बी आर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमने स्केलर फॉर्म में या मॉड्यूलस निकाला तो एम बी आर, ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला था, एम क्यू वी आर अपॉन 2, क्यू वी आर अपॉन 2, देखो बेटा एज इट इज लिखा हुआ है, एक बार इस एम को भूल जाओ, क्यू वी आर अपॉन 2। अब हम इसका एल के साथ में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो इस क्यू वी आर अपॉन 2 को मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर भी एम से नीचे भी एम से, ठीक है।
तो क्यू वी आर अपॉन टू को ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई किया, देखो एम बी आर इसकी जगह तो एल लिख देंगे, क्यू एज इट इज लिखा हुआ है और अपॉन में 2m लिखा हुआ है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एम पे अपन क्या वेक्टर लगा देंगे, एल पे भी वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो Q/2m अपन ने निकाला है इस पिछले वाले फॉर्मूला में, इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो में ध्यान रखना है किसे बोलते हैं, Q/2m, ठीक है। एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये निकाल भी सकते हो आप क्यों होगी, मैंने आपको रीजन अभी ऊपर बताए हैं। कैलकुलेशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएटेड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल मोशन की वजह से हम निकाल लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो चार्ज Q इज इक्वल टू तो E हो जाएगा, माइनस E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पीछे भी फॉर्मूला निकाला था डायपोल मोमेंट का, Q अपॉन, तो Q की जगह तो माइनस E लिखना है, अपॉन 2m एज इट इज लिखा हुआ है। E मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L तो लिखा हुआ ही था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बोर्स की क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला लगाएं तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। तो L क्या होता है nh/2π, देखो लिखा हुआ है, ये तो बोर्स का पोस्टुलेट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको h तो यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हम जानते हैं, ठीक है। तो अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट में क्या किया, E अपॉन, देखो सिर्फ वैल्यू निकाल रहे, माइनस साइन तो मैं क्या बता रहा था कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा था ना मैग्नेटिक और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, अपोजिट था इसलिए अपन ने माइनस लगाया था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। तो हम सिर्फ अगर वैल्यू निकाल रहे तो माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। तो E/2m, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। L की जगह अपन ने क्या लिख दिया nh/2π, LH/2π लिखा, देखो बच्चों इधर। अब यहाँ पे EH/2π, ठीक है ना, ये 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तो कांस्टेंट है, इनको अपन ने एक जगह निकाल लिया कॉमन। तो m इज इक्वल टू NEH/4πme, ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पूरे कांस्टेंट को अपन बोलते हैं म्यू बी, इस कांस्टेंट को अपन लेते हैं हम म्यू बी, पूरे कांस्टेंट की जगह एक ही कांस्टेंट लिख देते, तो m बन गया n इंटू म्यू बी। ये जो म्यू बी है बच्चों, इसी को अपन बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है ना। ये जो म्यू बी की वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक हमारा मोमेंट है n और म्यू बी, मतलब ये बोर्स मैग्नेटॉन पे डिपेंड कर रहा है, और n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, किस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, बोर्स मैग्नेटॉन पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में